Hello and welcome back to Smart PrepNet. I hope you all are doing well. Okay, so let's discuss the sustainable development. This is a topic mentioned in chapter 1. Few questions also come from the last unit, and concept is important to understand. Other topics such as what we are doing with our different aims we have kept for climate change के लिए जो हम काम कर रहे हैं या फिर जो पेरिस एग्रीमेंट ये सब कुछ हुआ। ठीक है, जो कई सारे हम क्लाइमेट समिट्स पढ़ते हैं। ठीक है, वो सब के लिए ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये सब आया क्यों। तो उसका बेसिस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले जानना है कि क्या है, क्यों है, कैसे आया, क्यों जरूरी है। ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू दिस कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ से इनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे आते हैं। तो ये टॉपिक करेंगे, इसके बाद क्लाइमेट चेंज करेंगे ताकि सही रहेगा सिस्टम। ठीक है, क्योंकि सिस्टमेटिक चीज़ों से थोड़ा सा सही रहता है। और वीआईपी जो भी करेंगे, बट इस लेक्चर में नहीं, क्योंकि आई थिंक ये ऑलरेडी अपने आप में काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और इस यूनिट से जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से पेपर 1 में भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये वहाँ भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट हम लाते रहेंगे। आपको जहाँ लगता है क्वालिटी नहीं है, आपने फर्दर जैसे पहले बताया ऑडियो की चीज़ें और भी चीज़ें, तो उस पर हमने थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया। विल नॉट से कि अच्छा इम्प्रूव किया, बट ठीक है, जितना है उतने में वी आर ट्राइंग कि अच्छी इम्प्रूवमेंट हो। सेकेंडली कि कंटेंट के साथ कोई वो नहीं होगा कि इस लाइक की कॉम्प्रोमाइज़ कि, क्योंकि आई डोंट वांट टू डू दैट, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मेरा रहता है कैसे जैसे तैसे नहीं पढ़ा दो। कई लोग को लगता होगा कि इतने लंबे लेक्चर्स, तो आई विल से कि ठीक है, कई लोग स्टार्टिंग में देख के पॉज बंद कर देते हैं, तो आई विल से कि बी विथ इट। ठीक है, लास्ट तक देखे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इतना लंबा है तो क्यों है। ठीक है, यू विल गेन फ्रॉम इट। ओके, सो ठीक है, शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो वो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटीज़ के जो कि इंसान है उनके अटेम्प्ट को कि हम क्या करें अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इक्विटी के साथ क्या कर सकें, रिकॉन्साइल कर सकें, कि उनके हिसाब से अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर सकें, उनके बराबर कर सकें। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि हमारे ग्रोथ के कारण, हमारे डेवलपमेंट के कारण, ठीक है, इन्वायरमेंट ही खत्म हो जाए। जिस चीज़ के थ्रू, जिस चीज़ का यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं, जो भी रिसोर्स है, कोल है, ये है, लकड़ियाँ हैं, पानी है, वट एवर यूज़। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए वो कहाँ से आता है? इन्वायरमेंट से ही तो आता है। ठीक है, नेचर से आता है, तो वही खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या ही डेवलपमेंट करेंगे। तो फिर है सोशल इक्विटी की बात, कि जो भी हम रिसोर्स ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि जंगल है तो जंगल पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, आपका नहीं है, या फिर आपका है मेरा नहीं है। जितने लोग हैं प्लेनेट पे सबका अधिकार है। तो वो सोशल इक्विटी की बात की गई है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि लाइक कि नहीं हमने मेहनत किया इसलिए हम आगे हैं, नहीं भाई, आपके पास्ट में भी लोगों ने मेहनत किया, दे गॉट द चांस, सो दे डिड, उसके बदले आपको वहाँ से स्टार्ट मिला। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि नहीं, जैसे कि भी ट्राइबल पीपल रहते हैं जंगल में। ठीक है, और हम जंगल जाते हैं, काट के आ जाते हैं कि हमें यहाँ पे कोयला, कभी क्या कोल माइनिंग करनी है, तो कभी इंडस्ट्री लगानी है, कभी रोड बनाना है। ठीक है, वो तो 1000 ईयर से रह रहे हैं उसके साथ, उनके पास तो कोई कॉलेज डिग्री नहीं है, हमारी तरह टाई भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, बट वो काफ़ी को एग्जिस्टेंस के साथ, ठीक, कोहेसन के साथ रहते हैं नेचर के। ठीक है, 1000 ईयर से। और हम क्या कहते हैं कि अरे वो तो ट्राइबल हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो कभी कभी हम बोलते हैं कि इंसान को ठहर के सोचना चाहिए कि वो हज़ारों साल से रह रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं आता, और सारे जंगल जैसे के हैं। कि आप इन्वायरमेंट के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि फॉरेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है। और हम पढ़े लिखे, अच्छे खासे कॉलेजों से, टाई वाले लोग पूरे हम, और हम जाके जंगल ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और फिर कहते हैं कि वो लोग को नहीं पता, हमें ज़्यादा पता है। ठीक है, तो हम, अब सोचने वाली बात है कि जो हज़ारों साल से उस चीज़ के साथ रहा वो नहीं ख़त्म कर पाया और हम ख़त्म कर दी। तो हमें क्या करना है कि क्या करें कि एकदम छोड़ दें, हर जगह जंगल है, चारों तरफ पेड़ 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 लगा दें, सारा घर द्वार बनाना बंद कर दें, इंडस्ट्री लगाना बंद कर दें? नहीं, वो भी अच्छी बात नहीं ना।
तो दोनों के बीच का माध्यम जो हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, ठीक है, कि दोनों के बीच का माध्यम होना चाहिए, ठीक है, जो हमारा अप्रोच होना चाहिए दोनों के बीच का मध्यम मार्ग। ये ठीक है, इतना भी ना कर दें कि तबाही आ जाए और इतना भी कम ना करें कि कुछ हो ही ना, तो बैलेंस, ठीक है। जैसे कि अगर हम जंगल काट रहे हैं, मजबूरी है, ज़रूरी है कि काटना है, तो हम देखें कि उसको हम कंपनसेट कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। कंपनसेट तो हम नहीं कर सकते, ठीक है, एटलीस्ट 2-3 हमारे जैसे 2-3 जैसे हमारे जैसे इंसान अगर 2-3 जीवन भी चला जाए, सपोज एवरेज अगर मान लें 100 ईयर्स भी है, 4 जीवन भी चला जाए, 400 ईयर्स हुआ, बट वो जंगल्स 1000 ईयर्स में उन्होंने वैसा बनाया है अपने आप को, ठीक है, उसमें कार्बन स्टॉक ये सब कुछ थाउजेंड ईयर्स का है। तो आप कहेंगे कि नहीं हम तो कंपनसेट कर देंगे लगा के फॉरेस्ट, तो नहीं, बट ठीक है, देयर इज गुड टू हैव समथिंग देन नथिंग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी की बात करता है, और जो रिसोर्सेज है उस पर हक सबका है, इसका बात करता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है, और मैं ही इस्तेमाल करूँ अब, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, नेचर ने सबको दिया है ना, एयर है सबके पास है ना, सब सांस ले रहे हैं, सब ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, प्लांट्स है, ठीक है, पानी है सबके लिए है। तो अब ऐसा हो जाए कि कोई आ जाए कहे कि नहीं पानी, जैसे कि आजकल चल रहा है ना, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पानी भी रिसेंटली लास्ट ईयर ना स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुआ, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर, यूएस में आई थिंक, या फिर यूरोप में, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली यूएस में, कैपिटलिस्ट लोग, उनका यही काम है। तो अब पानी वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ, तो सब लोग ठीक है लिस्ट हुआ, कोई ध्यान नहीं दिया, बट 15 ईयर्स डाउन द लाइन लोगों को समझ में आएगा कि लिस्टिंग होने से क्या हुई है, ठीक है, कि पानी के लिए आप बहुत पैसे खर्च करेंगे, अभी भी करते हैं, 20 रुपये बॉटल है, 20 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये जो भी है लीटर, तो वही बात है ना। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके पास पानी फ्री में है तो जितना मर्जी उतना पानी उड़ा दो, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो एक हमें बैलेंस, हमें अपने पर्सनल लाइफ में भी चीज़ों को चेंज करना होगा, कि हम ऐसा ना करें कि चीज़ें एकदम से ख़राब हो जाए, ठीक है, और ऐसा भी ना करें कि हम इसको यूज ही ना करने दें। तो वही बात सोशल इक्विटी की, कि ठीक है, ये सब सारे रिसोर्सेज को हमने नहीं बनाया है, नेचर ने बनाया है, तो सबका अधिकार है, ठीक है, और सबको मिलना चाहिए, ठीक। तो ये बात है सोशल इक्विटी की, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, कि ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेलफेयर थ्रेटन हो जाए हमारे आज के ग्रीड के कारण, मोस्टली ग्रीड के कारण ही होता है ना, कि हमारे पास 10 कपड़े हैं फिर भी हमें 20 चाहिए, क्योंकि फैशन बदल गया, फैशन बदलता नहीं है, वो उसके पीछे मार्केट फोर्सेस हैं, उसके बैठे कोई बड़े से एसी वाले रूम में वो डिसीजन लेते हैं, दे प्ले विथ आवर साइकोलॉजी, और हमें लगता है कि नहीं हम तो फैशन वाला इसको नहीं फॉलो करेंगे तो हम तो पिछड़े कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि ठीक है, किसको इसको अदरवाइज नहीं लेने का, कि वीमेन मैगजीन आती है, ठीक है, तो वीमेन मैगजीन में मैं नाम नहीं लूँगा मैगजीन का, काफ़ी फेमस, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे बड़े बड़े आर्टिकल थे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी रहें, ठीक है, बॉडी जैसे भी हो, बॉडी सेम नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अगले ही पन्ने पे, जहाँ वो आर्टिकल खत्म होता उसके अगले पन्ने पे ऐड था, किस चीज़ का, कि स्लिम कैसे होना है, तो ये क्या हुआ, डुअलिटी है, ठीक है, वो ऐड आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को उस तरह से कंडीशनिंग की गई है, दिन भर बॉम्बार्डमेंट होता है एड्स का, इंस्टाग्राम का, हर चीज़ का, ठीक है, वो एक बताया जाता है कि हाँ ये तरीका जीने का, ऐसे आप दिखोगे तो ही बेस्ट है, ऐसे कपड़ों पहने पड़ोगे तो ही बेस्ट है, ऐसे 10 गाड़ियाँ लेके घूमोगे तो ही बेस्ट है, ठीक है। तो वो एक कंस्ट्रक्ट है, वो एक क्या है, डिसीव किया जा रहा है, हमें धोखा दिया जा रहा है, बट ठीक है, लोग को नहीं समझ में आता है, अभी भी आप में से बहुत सारे लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे क्या बकवास बात है, ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखना चाहिए कि हमें क्या ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है नहीं खरीदेंगे मार्केट से, ऐसा थोड़ी है कि ज़रूरत नहीं है फिर भी भरे जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है ना, ज़रूरत के हिसाब से काम करें, नहीं ज़रूरत है नहीं लेंगे हम, जब ज़रूरत होगा तो हम खरीदेंगे। बट ये बॉम्बार्डमेंट क्यों किया जाता है, कि आपको इनसिक्योर फील हो ना, आपको लगे कि मेरे अंदर बहुत कमी है, कुछ क्या वो ट्राई करते हैं कि आप लोगों की बहुत कमी है, यहाँ कमी है, वहाँ कमी है, और उस कमी को फुलफिल करने के लिए ऑलरेडी उस तरह से ऐड डिजाइन किए हुए हैं कि हाँ देखिए ये प्रोडक्ट है, आपकी इस कमी को फुलफिल कर देगा, नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, वो कभी नहीं फुलफिल होती है, क्यों, क्योंकि
वो हमारे थॉट प्रोसेस से जुड़ा है। अगर हमारे थॉट प्रोसेस में कि नहीं ये कमी नहीं है तो नहीं है, अगर हम मानते हैं कि नहीं है तो कितना भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर लें, कितना भी हम कर लें, कमी रहेगी हमेशा। ठीक है, इनसिक्योर ना हो, कॉन्फिडेंट रहें, जैसा भी है बेस्ट है। ठीक है, उस चीज़ को लेकर अब इसका एरोगेंस भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं ये फिर अलग साइड निकल जाते हैं, अरे हम तो नहीं नहीं, बैलेंस अप्रोच दिखना चाहिए कि हाँ अगर सही में कोई चीज़ें हैं, देखिए हमारे बिहेवियर में, तरीकों में कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं है तो वी शुड चेंज दैट। ओके, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, चलते हैं आगे। तो अब इसमें देखते हैं कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कहाँ से आई। तो शुरू के जो है तो उसमें ना लिमिट टू ग्रोथ, एक क्लब ऑफ रोम था, तो उन्होंने एक किताब लिखी। ठीक है, उसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में। इसने हाईलाइट किया कि फिनाइट नेचर है अर्थ का रिसोर्सेज का, कि वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, इनफिनाइट नहीं है, और पोटेंशियल है कि कोलैप्स हो जाए अगर ग्रोथ अनचेक्ड रहा तो। ठीक है, अनचेक्ड रहा, ग्रोथ एकदम तेजी में होते रहा तो हो सकता है कोलैप्स हो जाए, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम बैलेंस में ग्रोथ करें। फिर एक और बुक थी, ठीक है, रेचल कार्सन ने लिखा था, आप लोग जानते होंगे इनको। ठीक है, तो इन्होंने लिखा था, इसमें साइलेंट स्प्रिंग के बारे में लिखते हैं, तो ये भी उसी के आसपास लिखते हैं। ठीक है, ये बुक भी उसी टाइम आती है। फिर आता है एक कि ये सब बातें चल रही होती हैं, तो फिर एक होता है कि ठीक है कॉन्फ्रेंस कर लिया जाए, तो स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस होता है स्वीडन में, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो पहला यूएन कॉन्फ्रेंस था जो कि इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है, और रिकोगनाइज किया कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट विच लिंक को, और यहाँ भी बर्थ हुआ यूएनईपी का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि अभी ये सब बात चला, ठीक है, सब लोगों ने बात किया, उसके बाद हाँ ठीक है देखते हैं करेंगे नहीं करेंगे। वो 72 वाले में हमारे साइड से भी रिप्रेजेंटेशन गया था। ठीक है, उसके बाद ही हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर आता है उसी के बाद। तो फिर हमारे यहाँ बात हुआ कि वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी की बात की गई, एक ये आया। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए गोल। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ, उसने इंट्रोड्यूस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए गोल। ये कौन कौन था इसमें, तो IUCN था, UNEP था, और WWF थे। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है ब्रंडलैंड कमीशन आता है, रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। तो ये प्रोवाइड करते हैं वाइडली एक्सेप्टेड डिफिनेशन एंड पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट एम्फसाइजिंग इंटरजेनरेशनल इक्विटी। कि इनका मेन कॉन्सेप्ट था कि हम उस प्रकार से रिसोर्स यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन को भी वो रिसोर्स मिल सके। ठीक है, वो यूज करने का, ऐसा नहीं कि हम अपने जनरेशन में ही खत्म कर दें। उसके बाद फिर इसमें हुआ कि आज समिट हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, कि नहीं भाई चीज़ें सब दिक्कत है तो इसमें आज समिट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे समिट्स आएंगे, उसके लिए अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, ये बस थोड़े बहुत जो है मैं वो बता रहा हूँ। आज समिट हुआ UNCED में 1992 में, उसमें एजेंडा 21 आया कि हम भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये करेंगे। फिर रियो डिक्लेरेशन हुआ इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में, प्रिंसिपल्स गाइडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसमें बताया गया। फिर कन्वेंशन आया, CBD, UNFCCC, UNCCD, ये सब हैं उसमें से आए। ठीक है, कहाँ पे, तो रियो और समिट के ये आउटकम थे। उसके बाद जोहान्सबर्ग समिट हुआ 2002 में, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में फोकस किया गया एजेंडा 21 के। फिर रियो +20 हुआ, इसमें कहा गया कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की गई। ठीक है, उसके बीच में क्या हुआ था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था, UN ने इसको एडॉप्ट किया था 2000 में, कि 2000 से 2015 के बीच हम 8 डेवलपमेंट गोल्स रखेंगे। ठीक है, और इसका मेन टारगेट पॉवर्टी पे था और उसे एसोसिएटेड चैलेंज पे। इसका मेन फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे नहीं था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये गरीबी था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में, कि वहाँ पे पॉवर्टी कम हो सके, उसके रिलेटेड चैलेंजेस कम हो सके, जेंडर इक्वालिटी हो सके, मेंटल हेल्थ मैटरनल हेल्थ इंप्रूव हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हो, कम्बैटिंग HIV एड्स थोड़े कम हो, मलेरिया कम हो, जो भी टॉपिकल डिजीजेज हैं। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करें, तो सस्टेनेबिलिटी एक पार्ट था बट वो एक मेन फोकस नहीं था किसमें, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में। वो गोल कहाँ से चला, UN ने एक्सेप्ट किया था, अडोप्ट किया था 2000 से 2015 तक। ये गोल जब खत्म हो रहा था 2015 में, तो फिर हुआ कि आगे क्या, तो उसकी जगह फिर एक बहुत ही डिटेल्ड गोल आता है, जैसे कि इसमें है कौन सा ये आता है, पेपर वन में भी पूछा है MDM का। ठीक है, मिलियन MDG का, मिलियन डेवलपमेंट गोल्स का। तो पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, दूसरा है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, तीसरा है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, चौथा गोल है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, पांचवा इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, छठा है कम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज, सातवां इंश्योर सस्टेनेबल
इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और 8वां है कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो MDG 7 जब था, तो MDG 7 है, जो MDG 7 था वो उसने फोकस किया था इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करता है, उसके प्रिंसिपल्स को, पॉलिसीज को। बट इसका लिमिटेशन था कि ये टॉप डाउन अप्रोच था, फोकस डेवलप कंट्रीज पे, मतलब उतना लिमिटेड फोकस था डेवलप कंट्रीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो मर्जी कर रहे थे, और इनसिफिशियंट फंड भी था, और भी बहुत सारी चीज़ें समस्याएं थी इसमें। उसके बाद वो जब खत्म हो रहा था, फिर बात आगे क्या, तो UN नेशंस के जो मेंबर स्टेट थे उन्होंने कहा कि हम एक नया लाएंगे। नया क्या, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वो कब से कब के बीच रहेगा, 2015 से 2030 तक, मतलब 15 साल का फिर से पीरियड हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल ग्लोब डेवलपमेंट। ठीक है, ये ऑफिशियली कब से इन्फोर्स हुआ, 1 जनवरी 2016 से। ये MDG के ऊपर ही बिल्डअप हुआ, मतलब MDG था उसको, और मतलब MDG में जो भी खामियाँ थी, जो चीज़ जो एस्पेक्ट उसमें नहीं कवर हो पाए थे, तो उसको भी कोशिश किया गया कि यहाँ पे इंक्लूड हम कर लें। फिर ये स्कोप क्या था कि भाई इसमें फिर से पॉवर्टी की बात थी, लेकिन इसमें प्रोटेक्ट द प्लेनेट की भी बात की गई साथ ही साथ एकदम। ठीक है, और सब लोग पीस और प्रोस्पेरिटी की बात की। ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव था, इंटीग्रेटेड था MDG के मुकाबले। इसमें 17 इंटरकनेक्टेड गोल्स हैं और 169 स्पेसिफिक टारगेट्स हैं। ठीक है, जो कि सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इशूज़ को टारगेट करते हैं। मतलब हर जो इंटरकनेक्ट गोल्स है ना, उसके अंदर टारगेट्स हैं कि ये करना है। तो टोटल 70 मिला के 169 टारगेट्स है। जैसे इसमें से है, नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री इनोवेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनक्वालिटीज है, सस्टेनेबल एंड सिटीज एंड कम्युनिटीज है, 12वां गोल रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन है, क्लाइमेट एक्शन है, लाइफ बिलो वाटर है, लाइफ ऑन लैंड है, पीस एंड जस्टिस है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है। तो इसमें क्या है, सबसे जरूरी क्या है, इसको याद कर सकते हैं। सबसे जरूरी इंसान के लाइफ में क्या है कि उसके पास पैसे रुपए हों। ठीक है, वो गरीब ना हो। ठीक है, गरीब नहीं होगा, उसके जेब में पैसे होंगे तो उसके पास हंगर नहीं होगा, जीरो हंगर होगा। अब पेट हो गया, थोड़े बहुत पैसे हो गए, तो अब बात करेगा कि हेल्थ पे अब भाई ध्यान दें, तो गुड हेल्थ वेलबींग हो गया। ये तीनों बेसिक चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी ना, तब एजुकेशन की बात होगी ना। खाना नहीं मिल रहा है, हेल्थ तबीयत खराब है, पड़ा हुआ बेड में, तो नहीं होगा। तो इसको ऐसे याद रखना है कि पॉवर्टी अगर नहीं रहेगा तो जीरो हंगर नहीं रहेगा, जीरो हंगर नहीं रहेगा तो गुड हेल्थ वेलबींग रहेगा, गुड हेल्थ वेलबींग रहेगा तो क्वालिटी एजुकेशन होगा, क्वालिटी एजुकेशन के कारण ही हमारे अंदर अवेयरनेस आएगा, तो फिर जेंडर इक्वालिटी होगी, और फिर साथ में एजुकेशन के कारण हमारे अंदर क्लीन वाटर सैनिटेशन की भावना आएगी। फिर हम क्वालिटी एजुकेशन का डेवलपमेंट करेंगे और अच्छे से, तो हमारे अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की बात करेंगे। फिर डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के हम सिस्टम लगाएंगे। फिर इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, इन सब के कारण क्या होगा कि इनक्वालिटीज कम होंगी, क्योंकि सबको चांसेस मिलेंगे काम करने का। उसके कारण सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटी सस्टेनेबल हो जाएंगी। तो उसके कारण जब कम्युनिटी सस्टेनेबल होगी ना, तभी सिटीज सस्टेनेबल होगी। हम फोर्सफुल्ली सिटीज को सस्टेनेबल बनाए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब जब सस्टेनेबल सिटीज होगी, सबको पढ़ लिख लिए हैं, सबको दिमाग आया है, सबको सही से समझ में आ रहा है, तो अब क्या क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करेंगे। अब पहले की तरह ही नहीं कि खाए जा रहे हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबली करेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद उसका असर कहाँ पड़ेगा, क्लाइमेट एक्शन पे। हाँ ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो नेचर में उतना नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो क्लाइमेट एक्शन करेंगे। उस क्लाइमेट एक्शन के कारण क्या फ़ायदा होगा कि लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड दोनों पर अच्छा असर पड़ेगा, कि दोनों इम्प्रूव होंगी। और ये सब कुछ, जब सब कुछ होगा तो चारों तरफ क्या होगा, पीस होगा, जानवरों के बीच में भी पीस, पेड़ों पौधों के बीच में पीस, हमारे बीच में भी पीस होंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे ये सब गोल्स अचीव करने के लिए। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, एक स्टोरी के फॉर्मेट में। उसके बाद है की प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला है, इस पे क्वेश्चन आता है, इंटर जनरेशनल इक्विटी, कि करेंट जनरेशन शुड मीट देयर नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, कि हमें प्रिजर्व करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल क्वालिटी फॉर पोस्टेरिटी, बात के लिए। इंटर जनरेशनल इक्विटी, इक्विटी विद इन जनरेशंस, ये फोकस करता है कि फेयरनेस एंड जस्टिस अमंग पीपल अलाइव टुडे। इट डिमांड्स की इक्विटेबल एक्सेस हो रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटी का, हेल्दी इन्वायरमेंट का। किसके लिए, तो जो अभी हैं वो सबके लिए। ठीक है, डेवलप या हो डेवलपिंग नेशन, तो सबके लिए, या फिर जो डिफरेंट जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं किसी एक कंट्री में, उसके लिए भी। ठीक है, ये किससे लिंक होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल जस्टिस से। उसके बाद है
प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ये कहता है कि थ्रेट्स तो हैं सीरियस या फिर इरिवर्सिबल डैमेज टू द एनवायरनमेंट, द लैक ऑफ फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी शैल नॉट बी यूज्ड एज ए रीजन फॉर पोस्टपोनिंग कॉस्ट इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कि अगर कहीं पे थोड़ा बहुत मतलब हमारे पास कहते हैं कि हाँ मतलब हमें लगता है कि इस चीज़ से नुकसान पहुंच रहा है, बट हमारे पास पूरा पूरा एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं उसको हम नहीं करेंगे, नुकसान पहुंच रहा है तो पहुंचने दो एनवायरमेंट को, जब तक एकदम पक्का सबूत न ला दो। तो ये बात है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कि अगर हमें लगता है कि नुकसान पहुंच रहा है, उससे एनवायरनमेंट को डिग्रेडेड हो रहा है, चीज़ें खराब हो रही हैं, तो उस चीज़ को हम कोशिश करें कि ना करें। फिर है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ये डिक्टेट करता है कि जो पॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट भी उन्हीं को बेयर करना चाहिए, कंट्रोल करने का, प्रिवेंट करने का या रिमीडिएशन का। कि भाई आप कचरा फैलाओगे तो आप ही इसको समेटोगे, इसको फिक्स करोगे, मेरा सर दर्द नहीं है। ठीक है, ये सिटीजन्स में भी भावना आना चाहिए। ये कचरा अपने घर के से घर को साफ रखते हैं, घर के बाहर कचरा फेंक देते हैं रोड पे। तो भाई रोड पे फेंक दिए तो तुमको लगता है वाह वाह मेरा घर तो साफ है, लगा दिए चारों तरफ वो क्या बोलते हैं परफ्यूम और कई सारी चीज़ें, रूम फ्रेशनर सब कुछ, बट बाहर रोड पे कचरा है, उसमें क्या हो रहा है, कीड़े जन्म ले रहे हैं, बहुत तरह के बैक्टीरियाज वायरसेस बहुत सारे, वो फिर क्या है, वो हवा के साथ हमारे घर में खिड़की खोले वो आ गए, फिर हमारी तबीयत खराब हो गई। तो वो नहीं भाई, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि सही जगह फेंके। अगर हमारे म्यूनसिपैलिटी है या गांव में रहते हैं तो सही जगह से फेंके, म्यूनसिपैलिटी वाले रीजन में रहते हैं तो भाई डस्टबिन में फेंकें। एक होगा ना कॉमन डस्टबिन हर मोहल्ले में या गली में या फिर जो भी वाट एवर अरेंजमेंट है। नहीं है तो अपने क्या बोलते हैं जब इलेक्शन आए या फिर आपके वो वार्ड वो होगा ना वार्ड कमिश्नर जिसको बोलते हैं, या हिंदी में पार्षद बोलते हैं ना, कि जो आपके एरिया को रिप्रेजेंटेटिव होगा आपके मोहल्ले का या आपके वार्ड का, ठीक है, उसको पकड़ें कि भाई क्या कर रहे हो तुम, डस्टबिन रखवाओ, कचरे उठवाओ। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड से होगी तब जाकर चीज़ें सही होंगी। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल्स है ना, इसी आधार पे जो हमारा नया एक्ट आया है ना, नया जो रूल्स बने हैं सबकी, आपको बैटरी वापस लेना होगा, मोबाइल वापस लेना होगा, ई वेस्ट का रूल्स है, वो इसी आधार पर। ठीक है, उसका बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक कंसिडरेशन इनटू ऑल लेवल्स डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, कि इंटीग्रेशन किस चीज़ का, इन्वायरमेंटल सोशल और इकोनॉमिक कंसिडरेशन इट इनटू ऑल लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि छोटे से छोटे स्तर पे, मतलब हमारे घर से डिसीजन हो, हमारे मोहल्ले लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, मतलब गांव लेवल पे हो, पहले सबसे पहले घर लेवल पे हो, सब जगह होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई इस ये स्टेट करता है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, बट बोलता है कि डेवलप कंट्रीज ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन, उन्होंने ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किया है तो उनको, और उनके पास ग्रेटर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है तो उन पर बर्डन ज़्यादा होना चाहिए, ना कि छोटा सा देश है बेचारा, मतलब वो अभी तो कुछ पोल्यूशन क्या होता है, साइकिल ही चला रहे हैं, मोटरसाइकिल, वहाँ पे लग्जरी मानी जाती है, तो उसमें पहुँच जाए कि नहीं 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 तुम्हें भी इतना ही परसेंट देना है, तो ये गलत बात है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वॉल्विंग ऑल रिलेवेंट स्टेक होल्डर, जैसे गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी है, लोकल कम्युनिटीज है, इंडिजिनस पीपल है, बिजनेस मैन है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स इफिशिएंसी एंड वेस्ट मिनिमाइजेशन कि नेचुरल रिसोर्स का हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, रिसाइकिल करें। ठीक है, कम से कम नए रॉ मटेरियल का यूज़ करें, अगर पुराने से ही काम चल पा रहा है, कुछ नया बन पा रहा है तो वही करें, वेस्ट जनरेशन कम से कम करें। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी की जहाँ तक बात है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करें, स्पीसीज को प्रोटेक्ट करें, जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, कल्चरल इकोनॉमी जो इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, वो सब चीज़ों पर ध्यान दें। फिर है प्रिंसिपल ऑफ रेजिलियंस एंड एडेप्टिव कैपेसिटी की प्रमोट करें। ठीक है, बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ नेचुरल और ह्यूमन सिस्टम टू विथस्टैंड, अडेप्ट टू रिकवर फ्रॉम इन्वायरमेंटल शॉक्स एंड चेंजेज। जैसे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है तो हम इस तरह से चीज़ों को बनाएं, अडेप्ट करें, वैसे चीज़ों को प्रमोट करें कि जिसके थ्रू हम इस चेंज को हम ऑब्जर्व कर सकें, इस चेंज को हम विथस्टैंड कर सकें, सह सकें। ठीक है, तो ये 10 की प्रिंसिपल्स है। इसके आधार पर क्वेश्चन आते हैं, 2-3 आ चुके हैं, 2-3 बार या उससे ज़्यादा रिसेंट टाइम में 2-3 बार आ चुका है। वो सारे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो यूनिट 1 का PYQ है वहाँ पे मिलेगा, उसकी PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पे एडेड है। फिर है फ्रेमवर्क्स एंड मॉडल्स ऑफ
फॉर सस्टेनेबिलिटी कि क्या क्या बहुत सारे लोगों ने मॉडल्स दिए। तो एक है 3 पिलर्स मॉडल, ठीक है। 3 पिलर्स मॉडल से बात की गई क्या क्या चीज़ की, तो 3 पिलर्स है, इन्वायरमेंट है, सोशल है, इकोनॉमिक है, ये तीनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो पिलर है तो वो डायमेंशन फोकस करता है प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम का, मिनिमाइजिंग पॉल्यूशन पे, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबली, रिड्यूसिंग वेस्ट और मिटिगेशन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक पिलर करता है कि इंक्लूसिव इफिशिएंट और इन्वायरमेंटली साउंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड हो, प्रमोट ग्रीन इंडस्ट्री हो, ठीक है, फॉस्टरिंग इनोवेशन दैट सपोर्ट इन्वायरमेंटल, ठीक है, प्रोटेक्शन। उसके बाद है सोशल पिलर। सोशल पिलर इम्फेसाइज करता है ह्यूमन के वेलबींग पे, इक्विटी पे, सोशल जस्टिस पे, ठीक है। ये जैसे ये जो एस्पेक्ट्स है ना पॉवर्टी का, पॉवर्टी इरेडिकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, तो ये सब इसमें आता है, ठीक है। तो ये सब का जो सेट है, सपोज कि ये सोशल सेट हो गया, इन्वायरमेंटल सेट हो गया, ये जो तीनों को जो जहाँ पर ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है, वो क्या है, वही सस्टेनेबल कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पे ये तीनों जहाँ पे करेंगे, ठीक है, वो सबसे सस्टेनेबल होगा। सिर्फ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक करते हैं तो वाइबल हो सकता है, ठीक है। सिर्फ सोशल और इन्वायरमेंटल हो तो वेरिएबल है, सोशल और इकोनॉमिक है तो इक्विटेबल है, बट वो सस्टेनेबल सस्टेनेबल कहा जब तीनों, ठीक है, चीज़ें बैलेंस में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फ्रेमवर्क है हमारा नेस्टेड डिपेंडेंसी मॉडल, ठीक है, नेस्टेड डिपेंडेंसी मॉडल कि वो कैसे व्यूज द इकोनॉमी एज ए नेस्टेड विद इन सोसाइटी विच इज नेस्टेड विद इन द इन्वायरमेंट, एम्फेसाइजिंग दैट इकोनॉमी इज डिपेंडेंट अपॉन हेल्थ ऑफ बोथ सोसाइटी एनवायरमेंट। ये कहता है कि ये नेस्टेड डिपेंडेंसी मॉडल मोस्टली इकोनॉमिक का है, इसमें इकोनॉमिक है, इसमें कहता है कि भाई इकोनॉमी जो आपका है वो कितना अच्छा से ग्रो करेगा नहीं ग्रो करेगा, ये डिपेंड करता है हेल्थ और सोसाइटी के हेल्थ पे और इन्वायरमेंट के हेल्थ पे, ठीक है। एक ऐसा है सोसाइटी जिसमें पीस है, शांति है, लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और फेथ और बिलीफ सिस्टम अपना सही है, जस्टिस हो रहा है, सब कुछ लॉ के हिसाब से चल रहा है, उन लोग भी स्वस्थ हैं, तो उस वहाँ पे क्या होगा, इफिशियंसी ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक इफिशियंसी ज़्यादा होगी, पॉवर्टी कम होगी, ज़्यादा बिजनेस होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगा, वर्किंग कंडीशन भी अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों सपोज की सोसाइटी अच्छी है बट इन्वायरमेंट का कुछ नहीं करते हैं कि नहीं एकदम पॉल्यूटेड है, तो भी इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं, ये भी बढ़िया होना चाहिए, ये भी बढ़ना चाहिए, तभी अच्छा हो, ठीक है। सिर्फ ये अच्छा हो तो जरूरी नहीं कि ये अच्छा हो, ठीक है। तो इकोनॉमी वो नहीं दिखाता है कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ का सोसाइटी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं, ठीक है। ना कि सिर्फ सोसाइटी दिखाता है कि वहाँ का इकोनॉमी बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, नहीं, ना कि सिर्फ इन्वायरमेंट दिखाएगा कि वहाँ का सोसाइटी अच्छा है, इकोनॉमी अच्छा, नहीं, तीनों इंटर रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंपोनेंट बहुत अच्छा है तो सब चीज़ अच्छी होनी, सब अच्छा होना चाहिए, तो ओवरऑल बहुत अच्छा होगा, अच्छा से बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, डोनट इकोनॉमिक्स, ठीक है, डोनट केट रॉबर्ट ने दिया था, उन्होंने प्रपोज किया था सेफ और जस्ट स्पेस फॉर ह्यूमैनिटी ऑपरेटिंग विद इन एन इकोलॉजिकल सीलिंग प्लानिटरी बाउंड्रीज एंड सोशल फाउंडेशन बेसिक ह्यूमन नीड्स। तो एक सोशल फाउंडेशन है ये कि बेसिक ह्यूमन नीड्स यहाँ पे एनर्जी, वाटर, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, पीस, जस्टिस, पॉलिटिकल वाइज, सोशल इक्विटी, जेंडर, हाउसिंग, ये हो गया सोशल फाउंडेशन। उसके बाद इकोलॉजिकल सीलिंग है, ये क्लाइमेट चेंज है, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन ना हो जाए, एयर पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का है, लैंड कन्वर्जन का है, फ्रेश वाटर विड्रॉल का है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस लोडिंग की बात है, केमिकल पोल्यूशन की बात है, ओशन एसिडिफिकेशन की बात है। तो बोल रहा है कि ये दोनों जो सीलिंग्स है ना, कि ये बेसिक चीज़ें चाहिए, और ये है कि ज़्यादा अगर करोगे तो भाई ये समस्या आ सकती है, तो इन दोनों के बीच में ह्यूमैनिटी के लिए स्पेस है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें तो मिलनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए एकदम, ठीक है। ये दोनों के बीच में जो बैलेंस होगा, जो स्पेस बनता है, बैलेंस बनता है, तो वो है। तो अगर कहीं पे ये जो सेफ से नीचे आ जाते हैं तो वहाँ शॉर्टफॉल है, मतलब कि वाटर, पानी, ये सब की कमी हो जाए तो वहाँ शॉर्टफॉल में आ जाएगा, और कहीं ओवरशूट कर गए कि नहीं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज एकदम एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं एकदम दम लगा के, तो वो ओवरशूट कर जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म में ह्यूमैनिटी को बचाए रखने के लिए। फिर है सर्कुलर इकोनॉमी, तो इसमें बात क्या है सिंपल सी, कि जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करें उसको डिजाइन करें, प्रोडक्ट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक कंजम्पशन में आ जाए कि रीयूज़ कर लें फिर से या रिपेयर कर लें, नहीं हो रहा तो उसको कलेक्ट करें, रिसाइकिल करें, ठीक है। रेसिडुअल जो वेस्ट है उसको सही से हम
स्टोर करें या फिर उसको मैनेज करें। तो ये था बात हमारे क्या चीज़ का, फ्रेमवर्क एंड मॉडल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। अब चलते हैं गवर्नेंस एंड मेजरमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गवर्नेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, या मेजर कैसे करते हैं। तो इंटरनेशनल गवर्नेंस है, तो इसमें यूएन एजेंसी का रोल है, जैसे कि यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यूएनडीपी का है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स है, बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है, बहुत सारे क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब चीज़ें। तो वो तो इंटरनेशनल गवर्नेंस की बात है। फिर नेशनल लेवल पे हम क्या क्या करते हैं, जैसे कि ईआईए करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट रेगुलेट करते हैं, ग्रीन पॉलिसीज लाते हैं, नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, जैसे कि गृह रेटिंग है, रेटिंग देते हैं बिल्डिंग को कि सस्टेनेबल है कि नहीं, तो इफिशियंट है कि नहीं। फिर हमारा बीआईएस स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। फिर हमारा जो पावर रेटिंग का सिस्टम है कि 5 स्टार है, 3 स्टार है, तो वो सब। फिर सीएसआर है, फिर बिजनेस का है, बिजनेस को ऑब्लाइज किया गया कि भाई आप भी फॉलो कीजिए सोशल इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद है जीडीपी के बियॉन्ड भी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, जो कि वेलबींग और सस्टेनेबिलिटी को देख सके। जैसे कि एक एचडीआई है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखता है, एजुकेशन का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इसमें काउंट होती है। फिर गिनी प्रोग्रेस इंडिकेटर है, गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर है, ये मेजर करता है इकोनॉमिक वेलफेयर का बाई इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंटल और सोशल कॉस्ट डेट जीडीपी इग्नोर्स, जीडीपी में काउंट नहीं होता। तो अलग अलग बहुत सारे मैट्रिसेस हैं, इंडिकेटर्स हैं इसके लिए। फिर क्या है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, तो ये भी एक फिलोसफिकल, ठीक है, ये डेवलपमेंट फिलोसफी है भूटान से, कि जो वेलबींग को मटेरियल वेल्थ से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है। तो उसमें अपना बनता है कि स्ट्रैटेजीज की भाई कौन आगे है कौन पीछे। फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात की गई है कि अर्थ का नेचुरल, ठीक है, की मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेसिफिकली बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर नीडेड टू प्रोड्यूस रिसोर्स कंज्यूम्ड एंड ऑब्जॉर्ब्ड वेस्ट जनरेटर। तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात की गई है कि वो हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना है, हम कितना रिसोर्स कंज्यूम करते हैं, क्या वो अर्थ उस डिमांड को पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। उसके बाद है एसडीजी इंडिकेटर्स का, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके जो इंडिकेटर्स हैं, तो वो भी ट्रैक करते रहते हैं कि क्या सिस्टम है नहीं है, कितना आप प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना आप सस्टेनेबल है नहीं है। तो ये है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया का परफॉर्मेंस, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। तो ये जो ब्लू या पर्पल दिख रहा होगा वो है एसडीजी अचीव्ड, या इसको हम अचीव कर लिए हैं, जितना टारगेट था वो किया। फिर यह जो ग्रीन है वहाँ पे चैलेंज है, लाइट ग्रीन, जो डार्क ग्रीन है वहाँ पे सिग्निफिकेंट चैलेंज है, और जो ऑरेंज है वो मतलब मेजर चैलेंज है वहाँ पे। तो जो ये अपवर्ड की तरफ से मतलब ट्रैक पे है, ठीक है, स्ट्रेटेजी अचीवमेंट जो स्लाइटली मुड़ा हुआ है, ठीक है, एंगल पे हल्का, वो एरो कैरी कहते हैं, मॉडरेटली इम्प्रूविंग है, ठीक है। जो लाइन फ्लैटेंड है वो है स्टैग्नेंट, और जो नीचे की तरफ है डिक्रीजिंग। तो हमारा जो नो पॉवर्टी है वो ट्रैक पे है, लेकिन इसमें अभी सिग्निफिकेंट चैलेंज है। ट्रैक पे है अभी 2030 तक का समय, तो हो सकता है हम अचीव कर लें। जीरो हंगर हमारा क्या है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंज है, लोग को खाने नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये सब रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो नीति आयोग, ऐसा नहीं है कि कोई विदेश से लाया। तो ये स्टैग्नेंट है। फिर है गुड हेल्थ एंड वेलबींग का, तो ये मतलब मॉडरेटली धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन यहाँ पे मेजर चैलेंज अभी भी है क्वालिटी एजुकेशन का। तो यहाँ पे चैलेंज है उतना नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे सुधर रहा है, तो हो सकता है ये अगली बार जब असेसमेंट हो तो ये ऑन ट्रैक आ जाए। फिर जेंडर इक्वालिटी का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंज है, ये इंप्रूव कर रहा है, लेकिन जिस स्पीड से करना चाहिए, पेस से करना चाहिए, वो नहीं है। क्लीन वाटर सैनिटेशन का सेम इशू है। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी का, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट चैलेंज रिमेन है, बट धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं। डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ का, वहाँ भी चीज़ें सुधर रही हैं, बट चैलेंज बना हुआ। इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा चैलेंज है, ठीक है। रिड्यूस इनक्वालिटीज़, तो इनक्वालिटीज़ क्या हो रही हैं, घट नहीं रही हैं, पहले घट रही थी, तो ठीक है, अब क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। तो इसी कारण से ये यहाँ पे समस्या बनी हुई है। फिर सस्टेनेबल सिटीज़, तो ये स्टेगनेंट है कि भाई ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, समस्याएं हैं बनी हुई है उसी तरह, मेजर चैलेंज, लेकिन कुछ सुधार नहीं हो रहा है। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, तो यहाँ पे एसडीजी अचीव्ड हो गया है, और ये सही रास्ते पे। क्लाइमेट एक्शन पे भी हम सही रास्ते पे हैं, बट स्टेगनेंट है कि और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बने हुए तो बने हुए। लाइफ बिलो वाटर पे क्या है, तो यहाँ भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, पर बहुत चैलेंज है। सेम लैंड पे है, सेम पीस जस्टिस का बात है। पार्टनरशिप में क्या है, तो हम वहाँ पे बहुत चैलेंज है, बट धीरे धीरे वहाँ भी चीज़ें सही कर रहे हैं।
तो ये देखने वाली बात है। तो हाईलाइट क्या थे कि टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से, केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। लो परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन थे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। नेशनल स्कोर कितना था 100 में, 66। ये एड इन अराउंड 90 जाना चाहिए, तब जाके थोड़ा बात बनेगी। की गवर्नमेंट इनिशिएटिव सपोर्टिंग एसटीजी, तो स्वच्छ भारत मिशन है एसटीजी 6, ठीक है। प्रधानमंत्री ठीक है, अंत्योदय योजना है एसटीजी 1 और 11, हंगर से रिलेटेड जो था, खाना मतलब अंत्योदय योजना में क्या कि राशन मिलता है वही। जल जीवन मिशन है एसडीजी 6 है कि पानी मिले सबको सेफ। पोषण अभियान है एसडीजी 2, ठीक है, ये सबको न्यूट्रिशन सही से हो, हेल्थ सही से हो। आयुष्मान भारत है, ठीक है, एसडीजी 3। डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, अपने इकोनॉमिक करने के लिए, लोगों का वेल वो बढ़ाने के लिए, स्किल इनोवेशन। 8 और 9 एसडीजी में आएगा। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है एसडीजी 13 है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, एसडीजी 4 है कि सबको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। फिर है कि की टेक्स्ट और पॉलिसी डॉक्यूमेंट, तो नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी है 2006 में पहली बार है, कंप्रेसिव पॉलिसी आउटलाइनिंग इंडिया सस्टेनेबिलिटी विजन। फिर है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आया, इसमें 8 मिशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो बहुत जगह पूछे जाते हैं, तो पढ़ेंगे। सोलर एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ये सब बात 2008 में लाए थे। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान है। फिर स्टेट एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज की हर स्टेट अपने हिसाब से, अपने लोकेशन के हिसाब से कहाँ पे हैं, ठीक है, जोग्राफिकली लोकेटेड है, वहाँ के चैलेंजेस क्या हैं, वहाँ पे क्या प्रॉज है कौन से, तो उसके हिसाब से वो अपना प्लान है, ठीक है। और ये प्लान इन लाइन विथ नेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, नेशनल जो प्लान है उसके इन लाइन में, ऐसा नहीं कि कुछ भी, ठीक है। फिर है नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है नीति आयोग का। अलाइंस ये किसी गवर्नमेंट इसमें अलाइन करता है किसी से एसटीजी का, कि स्कीम्स जो भी बन रही हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अलाइन करें। फिर है इंडिया वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू, ठीक है, वीएनआर है यूएन को 2017 में 2020 को, ये हम दिए थे कि कर लो भाई, ठीक है। तो ये सब हो गए। फिर हमने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात की थी, ठीक है, ठीक है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर्स करता है कि हाउ फास्ट वी कंज्यूम रिसोर्सेज एंड जनरेट वेस्ट, ठीक है, कंपेयर टू हाउ फास्ट नेचर कैन ऑब्जर्व आवर वेस्ट एंड जनरेट न्यू रिसोर्सेज, कि हम कितने तेजी से नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं और अपना वेस्ट जनरेट करते हैं, और किस चीज़ के कंपेरिजन में कि नेचर कितना तेजी से हमारे वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर न्यू रिसोर्सेज को जनरेट करता है, ठीक है। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया, कि पहले क्या कॉन्सेप्ट रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सस्टेनेबिलिटी सपोज दुनिया के लिए नया होगा, बट हमारे लिए नया नहीं है। अगर आप पता ना, अब तो चीज़ें भी बहुत मॉडर्न हो गई हैं, बट पहले के ज़माने में बहुत सस्टेनेबल तरीके से लोग रहते थे, खासकर ग्रामीण लोग, ठीक है। मतलब कि देयर यूज टू बी अ प्लेस, ठीक है, सिंगल प्लेस, हर फैमिली का, हर हाउस होल्ड का एक सिंगल जगह होता था, या फिर हर एक छोटे से गांव का एक सिंगल प्लेस होता था, कि वहाँ पे सिर्फ क्या है, जो कंपोस्टेबल, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो सब कुछ, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गया या फिर काऊ डंग हो गया, ये सब चीज़ें वो एक जगह फेंकना होता था, सो दैट कि वहाँ पे एक्यूमुलेट हो। फिर 2-3 साल बाद वो क्या करते थे, उसको ले जाते थे और अपने खेतों में डाल देते थे, क्योंकि वो मैन्योर हो गया, ठीक है। अब शायद वो प्रथा कम हो गई है, आई डोंट नो, ठीक है। मुझे लगता है, क्योंकि अब मैं विजिट घूमता हूँ गाँव को, तो मैं पाता हूँ कि लोग मॉडर्न हो गए हैं, ठीक है। इस कारण से ज़्यादा तबीयत भी खराब हो रहा है उनके। तो ये सब चीज़ें होती थी, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ नेचर को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है, वी वर्शिप नेचर। सो ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं थी, बस ये है कि थोड़ा वो अंग्रेजी में कहते हैं, 2-4 साइंस की टर्म्स यूज करके हमारे यहाँ थोड़ा अलग माहौल था, बट हैं, इसलिए अपनी चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि वेदास हैं, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद अथर्व है, तो उसमें पंच महाभूत की बात कही गई, जैसे एलिमेंट है, अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, स्पेस है, ठीक है। इनको सैक्रेड माना गया है, जैसे पानी है, नदी भी देखिए हमारे यहाँ पूजा होती है, झील की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, तो हम इसको बहुत सैक्रेड माने हैं कि इस चीज़ को पॉल्यूट नहीं करना है, खराब नहीं करना है। अभी भी आप देखोगे ना, हमारी नदियों का मोस्टली जो पोल्यूशन इसलिए नहीं है कि कोई जाके उसमें डुबकी लगा रहा है, वो मोस्टली इसलिए है क्योंकि उसमें अनरेगुलेटेड वेस्ट जा रहा है। कौन कौन से, तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के, और दूसरा है हमारा सीवेज, जो पूरे शहर का सीवेज है वो उसी में बहा रहा है। इस कारण से हमारे मोस्ट ऑफ द नदियाँ पॉल्यूटेड है, इसलिए नहीं कि कोई गया सुबह उसमें डुबकी लगा के, उससे बहुत असर नहीं पड़ेगा,
आप कह लो, आपको फिर कोई कहता कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, तो मैं तो बोलता हूँ, ठीक है, ओपनली, अभी भी बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे ये रहेगा। अब सीधा बात है ना कि जितनी इंडस्ट्रीज है ना नदी के किनारे, उनके सारे के आउटलेट बंद कर दो 1 साल के लिए, और लोगों को मत बंद करो, लोग जो नहाने जाते हैं उनको जाने दो। अब देखोगे कि वाटर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब लोग नहीं नहा रहे हैं ना उसमें। उसमें एक है अथर्ववेद में कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी, मतलब अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर सन। तो इस तरह की बातें हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मैंने एग्जाम्पल। फिर पुराण है हमारे पास बहुत सारे, विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है। पीपल शुड नो कि हमारा भी, मतलब ये नहीं जैसे कि कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं हम तो विश्वास ही नहीं रखते रिलीजन में। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट की मोरल थिंग्स, ठीक है, नैतिक बातें इसमें बात की गई हैं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारा विजडम है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है इन सब बुक्स में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे तो आप वो बन जाओगे एकदम से स्टॉन्च फॉलोअर, ठीक है, ऐसा नहीं है। दिस इज ओपन फॉर एवरीवन, ठीक है। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो नहीं करते हो, इट स्टूडेंट मैटर, ठीक है। आप पढ़ के देखो ना, यू विल फाइंड विजडम। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे यूज़ करना चाहिए। अब देखो कि अरे हाँ ये तो वही बातें हैं जो इंग्लिश में पोस्ट लिख के आता है, कोट्स, और उसको हम स्टेटस पे लगाते हैं अपने, ठीक है, या इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, या दुखी हो जाते हैं तो लगाते हैं कि अरे वही बातें बस है, ठीक है। बट ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले की थी, वो हम भूल गए हैं, इसलिए हम ज़्यादा पागल भी हो गए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कॉमन लोग की बात कर रहा हूँ, नहीं, बड़े लोग भी भाई, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आज के डेट में, ठीक है। नो वन नोज हार्डली, मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही एकदम मार्जिनल नंबर होगा पॉपुलेशन का जिसको भी पता है अपने, ठीक है, रिच जो लिटरेचर हैं ये सब के बारे में नहीं पता लोग को, ठीक है। बट आई रिक्वेस्ट कि आप देखें उसमें, ठीक है, आप वही सेक्शंस पढ़ें ना जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, या फिर जो आपका इंटरेस्ट का है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ पढ़ें उसमें। हाँ, बहुत सारी उसमें ऐसी भी बातें हो सकती है जो अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में फिट नहीं बैठती हैं, तो ठीक है उसको नहीं मानेंगे, कोई फोर्स तो नहीं कर रहा ना। बट जो अच्छी बातें हैं यू शुड लर्न। हाँ ठीक है, मतलब कि जो हमारे पुरखे थे, ठीक है, थाउजेंड्स ईयर्स पहले ऐसा सोचते थे, ठीक है, दे हैड, मतलब कि इतना विजन था कि ऐसा सोच पाते थे, तो अच्छा लगता है जान के, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर भी आता है कि हाँ भाई, और एक मोटिवेशन पॉजिटिव भी आता है कि ठीक है, नहीं नहीं वी शुड ऑल्सो नो, ठीक है। बट हाँ, इसका एक सेकंड स्लिप ये है, सेकंड साइड ये है कि अब जिसको पता है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट ना हो जाए कि अरे हम तो ये है वो है तुमको क्या ही है, नहीं नहीं, ठीक है। टेक इट एज ए टेक्स्ट, ठीक है, जो कि एक अच्छी टेक्स्ट है, जो कि हमारे पूर्वज लिख के गए, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, जो कि आज भी उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कंटेम्प्रेरी टाइम में भी वो हैं, वैसी हैं, ठीक है, ठीक है। इस लाइक कि ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसका कुरान में है, तो उसमें ग्रुप्स को माना गया, जो हमारा सेक्रेट ग्रुप्स का इंडिया में कॉन्सेप्ट है कि वो जो विलेज के लोग हैं, एक छोटा सा फॉरेस्ट है उसको वो पूजते हैं, तो उसको सेक्रेट ग्रुप्स बोलते हैं, तो उसकी पूरा विलेज रक्षा करता है, तो उसमें पेड़ नहीं तोड़ सकते, उसको नुकसान नहीं पहुँच सकते, जला नहीं सकते, क्योंकि सो वो कहाँ आया, उसमें उतना साइंटिफिक नॉलेज नहीं था ना। तो हमें अगर कोई चीज़ किसी से करानी है तो उसको इससे जोड़ा गया, ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी से या फिर जो भी है रिलीजन कह लें वट एवर, बट ठीक है ना, इन सम हाउ दे आर प्रोटेक्टिंग। और क्या हो गया भाई, रिसोर्स, वो देखिए सिंपल सी बात है कि हम जॉब करते हैं, ठीक है, हमारा हेड, हमारा कोई होगा ओनर, ठीक है, जहाँ पे हम जॉब करते हैं वो हमें काम करने के बाद सैलरी देता है तो हम उसकी पूजा करते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। सेम है कि नेचर हमें सब कुछ देता है तो उसको रिस्पेक्ट देंगे नेचर को, तो क्या दिक्कत है, तो वो क्या है, वो रिस्पेक्ट देना ही है, ठीक है। इस वे में भी देख सकते हैं, जो बाकी उसको डिवाइन और डिविनिटी में देखते हैं वो तो और अच्छे हैं, मतलब इस लाइक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसको आप ऐसे ना देखें कि नहीं वो बहुत नीचे के लोग हैं। हाँ, इन सब का इस्तेमाल करके जो नीचता पे उतर आए हैं उनको कॉल आउट करें, बिल्कुल, वो तो बेकार है। ट्रीज वर असाइंड डिवाइन आइडेंटिटीज, जैसे पीपल है, बनियान का है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि दूसरे लोग भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, और सपोज कि कोई एक पेड़ है ना, मान के लिया तो उसकी पूजा होती है, तो कोई तीसरा उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, उसको लगता है नहीं नहीं नहीं, भले वो इंसान कितना भी खराब हो लेकिन उसको सोचेगा नहीं नहीं, एक मिनट जरूर, एक बार जरूर सोचेगा, 2 बार सोचेगा, 4 बार सोचेगा कि नहीं नहीं यहाँ पे, ठीक।
तो जो वृक्ष आयुर्वेदा है अग्नि पुराण में, तो वहाँ पे लिखा है वन हु प्लांट्स ए ट्री वाटर्स इट एंड टेक्स केयर ऑफ गेन्स हेवन। हेवन क्या है? तो उसको आनंद प्राप्ति होता है, उसको देखते हुए कि पेड़ तेज बढ़ रहा है, हम रोज पानी देते हैं, उसका देखभाल करता है, इसलिए कि एक ग्रोइंग बेबी को देखना, तो छोटे बच्चे कितने आनंदित होते हैं। तो उसी तरह तो आनंद ही वो हेवन है, स्वर्ग है, ठीक है। वो जो प्रोसेस है, वो जॉय है उस चीज को करने में, वो हेवन है, ठीक है। उसके बाद शायद कौटिल्य ने, तो इन्होंने मतलब बताया था कि एंशिएंट ट्रिक्टीज ऑन गवर्नेंस, फिर स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है कि फॉरेस्ट मैनेज करे, वाटर सिस्टम को मैनेज करे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करें, पेनल्टी लगाएं कि अगर कोई ट्रीज को काटता है, एनिमल्स को काटता है, तो हमारे कानून में भी अब है सिमिलर थिंग कि वाइल्ड लाइफ शेड्यूल एक्ट्स बने हुए, उसमें बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, कुछ शेड्यूल्स के प्लांट्स को, एनिमल्स को आप नहीं हार्म कर सकते, ठीक है। तो कॉमन सी बात है। हाँ, अब ये क्या है, तो ये है सारे जो 17 हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है। उन सबको मैं, उनके अंदर जो 17 जो हमारे गोल्स हैं, उनके अंदर जो जो टारगेट्स हैं, उनको मैं यहाँ पे डिटेल्स में दिया हूँ। हर को मैं थोड़ी देर के लिए 2-4-10 सेकेंड के लिए मैं रोकूंगा स्लाइड को, ठीक है। आप अपने हिसाब से पूरी देर पॉज करके उसको रीड करिएगा और 1-2 बार रीड कर लीजिएगा पूरे को, ठीक है। क्योंकि पेपर 1 में भी इससे आते हैं सवाल कि 1.2 के में क्या है ये बताइए, या उस तरह का, ठीक है। तो वो डिटेल में जाते हैं, टारगेट्स में जाते हैं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट का, ठीक है, सस्टेनेबल एसडीजी 1 का, ठीक है, जो क्या बात करता है, इरेडिकेट हंगर। क्या बात करता है? इरेडिकेट हंगर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट 2 है, ठीक है। टारगेट 2 है हमारा, तो इसको थोड़ी देर आप देखेंगे कि उसमें कौन कौन से है, ठीक है। तो पहला तो अपना जीरो पॉवर्टी था, उसके बाद क्या हमारा, ठीक है, जीरो हंगर। पहला था कि कोई पॉवर्टी ना हो, मतलब कोई गरीब ना है, और दूसरा क्या है कि जीरो हंगर, तो ये दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो 2.5 तक ना, यहाँ तक आएगा, 2. ये उतना नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना थर्ड, कि गुड हेल्थ हो और वेलबींग हो। तो इसको भी एक बार देख लेंगे पॉज करके, इसमें कई सारे नॉन टोटल टारगेट है, ठीक है। याद नहीं रखना है, एक बार ध्यान रखना है कि वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पूरा बहुत डिटेल में नहीं जाते वो भी। फिर क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, तो बेसिक सी बातें हैं, एक बार आप पढ़ोगे ना समझ जाओगे, कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए कि एटलीस्ट आइडिया रह जाएगा दिमाग में, ठीक है। फिर है पांचवा हमारा हो गया जेंडर इक्वालिटी की बात। छठवा हमारा हो गया क्लीन वाटर और सैनिटेशन के जो गोल है, उसके टारगेट्स हैं सारे। सातवां हमारा हो गया, ठीक है, क्लीन एनर्जी की जो बात हो गई, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। फिर आठवां हमारा हो गया कि डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो उसके टारगेट है। फिर नौवां हमारा हो गया, ठीक है, नौवां गोल हमारा हो गया कि इंडस्ट्री है, इनोवेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, ठीक है। वो गोल का ये सारे टारगेट है। फिर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज जो गोल है हमारा 10वां, उसके ये टारगेट्स है। फिर 11th हमारा क्या है, तो सस्टेनेबल जो सिटीज हैं उससे रिलेटेड हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है। 12th हमारा क्या हो गया, 12th हमारे सारे टारगेट्स हो गए, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन के हो गए, उसके ये टारगेट्स हैं। 13th गोल हमारा क्या है, तो क्लाइमेट एक्शन से है, उसके ये गोल्स हैं। 14th क्या है, लाइफ बिलो वाटर है, उसके ये गोल्स हैं, ठीक है। 15th क्या है, लाइफ ऑन लैंड है, उसका ये गोल्स है। फिर 16th क्या है, तुम्हारा जो पीस एंड जस्टिस का है, उसके ये गोल्स है। 17th क्या है, तो पार्टनरशिप का है, ठीक है, और द गोल्स, तो उसके इसमें बहुत ज़्यादा टारगेट्स है, तो एक बार इसको देख लेंगे पॉज करके, ठीक है। और इसको कोशिश करेंगे कि 1-2 बार पढ़ें, ज़्यादा नहीं, तो उसके बाद आइडिया लग जाएगा। मेनली 17 गोल्स वो याद रखें, वो बाई हार्ट मेमोराइज कर लें, और इसको 1-2 बार पढ़ लें तो काम हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे याद आ जाता है, तो ठीक है फिर। तो बस यहीं तक था, तो इसको देख लेंगे, वो देखना इसलिए ज़रूरी है ना, 1-2 बार पढ़े ना तो आइडिया दिमाग में रहता है, उसमें तुरंत वहाँ रिकॉग्निशन हो जाता है, रिकॉग्नाइज हम कर लेते हैं कि ये किस में आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप एक बार देख लें, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो
तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज को शेयर करें, ठीक है, उसका फ़ायदा उठाएं। और बाकी चीज़ें और भी अच्छी चीज़ें आएंगी इन कमिंग डेज, लेक्चर्स सारे अपलोड भी होंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो होप सो की समझ में आया। अब इससे रिलेटेड जैसे क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उससे रिलेटेड हमारे जो मिशन है हमने क्या क्या किया, ये ठीक है, या उससे रिलेटेड जो भी हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, कन्वेंशंस हैं, ये सब हैं, तो वो हम एक अलग लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था कि ये है क्या, क्यों है, कैसे है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।